अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम, और साथ ही साथ हम MCQs अटेम्प्ट करेंगे जो के ताल्लुक़ रखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के टॉपिक से। ये MCQs वो हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आज के टॉपिक को पढ़ने के लिए और MCQ सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल को। क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसके अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल में हम किसकी जो है वो एग्जाम्पल लेंगे, बैक्टीरियल सेल की एग्जाम्पल लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद बैक्टीरियल सेल को स्टडी करने के बाद हम MCQs करेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो MCQs जो है वो किससे रिलेट करेंगे, वो MCQs जो है वो रिलेट करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी आप लोगों ने स्टडी कर लिए उनसे जो है वो आपसे MCQs पूछे जाएंगे उन टॉपिक से रिलेटेड। जो आज मैं आप लोगों से MCQs पूछने जा रही हूँ वो सेल ऑर्गेनल्स कि जितने भी आपने जो है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ी हैं उनमें से जो है वो मैं आपसे MCQs पूछूंगी कि किस ऑर्गेनल में से किस तरह का आपसे MCQ जो है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल को देख लेते हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर बैक्टीरियल सेल के आउटर बाउंड्री की बात की जाए तो हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी बैक्टीरियल सेल की, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल में नज़र आएंगे, और इस फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम नाम दे रहे हैं साइटोप्लाज्म का। और ये साइटोप्लाज्म जो है ये क्या होता है, ये एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है ये, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और इनको हम लोग नाम दे रहे हैं राइबोसोम्स का। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि इस बैक्टीरियल सेल में भी राइबोसोम का जो है वो क्या फंक्शन है, राइबोसोम का क्योंकि फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, तो इस यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में भी इन राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो सबसे पहले हमने देखा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल की होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। स्टूडेंट्स, फिर हमने देखा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। इस साइटोप्लाज्म में आप लोगों को कुछ ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनको कि हम लोग नाम दे रहे हैं राइबोसोम्स का। और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं या प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं पिलाए का, और ये किसी भी बैक्टीरियल सेल की दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ अटैचमेंट कराने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पिलाए जो कि कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेते हैं, या जो हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अदर बैक्टीरियल सेल में हिस्सा लेंगे, तो उनको हम कहेंगे कि ये क्या हैं, ये सेक्स पिलाए हैं। यानी वो पिलाए जो कि क्या करते हैं, DNA के ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू द अदर बैक्टीरियल सेल।
तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये कॉन्जुगेटिव पिलाएं हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पिलाएं आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप लोग को इस बैक्टीरियल सेल की सरफेस पर नज़र आ रहे हैं, ये किसी भी बैक्टीरिया को किसी और बैक्टीरिया की सेल की सरफेस पर अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी सेल जहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैच होने हैं तो ये पिलाए यूज़ होंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोगों को जो है वो कुछ ऐसे पिलाए भी नज़र आते हैं जो कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, और ये जो है वो क्या करते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जो है वो डीएनए की ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो आउटर कवरिंग है इसके अंदर भी आपको ये एक बाउंड्री नज़र आ रही है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इस बाउंड्री को हम लोग नाम दे रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल्स में, लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो तो सेल वॉल है। लेकिन इस सेल वॉल के अंदर एक और हम लोग को मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखें जो आपको दरमियान में नज़र भी आ रहा है, इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं कि ये इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जो कि है डीएनए, और हम देखते हैं कि ये डीएनए जो है वो इस साइटोप्लाज्म में फ्रीली जो है वो प्रेजेंट है, और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोइड का। वो रीजन जहाँ पर ये आपको डीएनए साइटोप्लाज्म में नज़र आ रहे हैं, इस रीजन को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड का नाम दे रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि सेल वॉल से बाहर एक और एडिशनल कवरिंग है जो कि है कैप्सूल। तो कैप्सूल हम कहते हैं कि ये एक एडिशनल कवरिंग है जो कि सेल वॉल को कवर करती है। तो ये एक एडिशनल कवरिंग होती है बैक्टीरियल सेल में, और कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल के जो ये बाहर प्रेजेंट होगी। और हम देखते हैं कि अगर हम कैप्सूल का फंक्शन देखें तो ये किसी भी बैक्टीरिया को वाइट ब्लड सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, तो ये किसी भी वाइट ब्लड सेल से इस बैक्टीरियल सेल को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये कैप्सूल जो है ये एडिशनल शील्ड है किसी भी बैक्टीरियल सेल की। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है ये फ्लैजिलम भी नज़र आ रहे हैं। सिंगल जो है वो क्या है, फ्लैजिलम है। एक अगर ये थ्रेड होगा तो उसको हम फ्लैजिलम कहेंगे, लेकिन अगर ये हम दोनों को एक साथ जब लेबल करेंगे तो हम लोग ये कहेंगे ये क्या है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया ने जब भी मूव करना होगा, लोकोमोट करना होगा, तो ये फ्लैजिला जो है वो क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सेल की हेल्प करेंगे। तो इसके बाद आपको एक और स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहे हैं जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मिड का। तो हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा, बल्कि हम यहाँ इसको साइड पे ही लेबल कर देते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक तो आपको ये डीएनए नज़र आ रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक और जो आपको नज़र आएगा बैक्टीरियल सेल में जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो आप लोगों को अब यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है या प्रोकैरियोटिक सेल में जो मौजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जो है वो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। मैंने आपको साथ साथ जो है वो सबकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। तो आपने ये डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक सेल की एक दफ़ा रिविजन करा देती हूँ कि हमारे पास किसी भी बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल, और इस सेल वॉल को एक एडिशनल लेयर ने जो है वो कवर किया होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, जो कि इस बैक्टीरियल सेल को किसी भी वाइट ब्लड सेल के अटैक से या उनकी जो वाइट ब्लड सेल्स की जो एंटीबॉडीज है
उनके अटैक से बचाती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो है ये फ्लैजिलम नज़र आ रहे हैं सिंगल, और अगर ये 2 हमें नज़र आ रहे हैं तो हम कहेंगे फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरियल सेल को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ दरमियान में जो है वो क्या नज़र आ रहा है, डीएनए नज़र आ रहा है, और इस रीजन को जहाँ पर ये डीएनए प्रेजेंट है इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोइड। फिर आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी नज़र आ रहा है जिसको हमने नाम दिया है प्लाज्मिड का। इसके अलावा ये सब के सब चीज़ें जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में प्रेजेंट है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं साइटोप्लाज्म का। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों को ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं राइबोसोम्स का, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। फिर इस सेल वॉल के अंदर भी आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, जिस तरह आपको किसी भी एनिमल सेल में भी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नज़र आती है। तो ये हमारे पास जो है ये एक बैक्टीरियल सेल था, एक प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसको कि हमने जो है वो स्टडी किया डिटेल में। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं उन MCQs की तरफ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वो MCQs हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डिफरेंट बोर्ड्स, जो गुजरावाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, या और भी बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं साहिवाल वगैरह, तो उनमें ये क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग MCQs की तरफ चलते हैं। और MCQs, अच्छा ये MCQs जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ये सेल ऑर्गेनल्स जितने भी आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये MCQs होंगे। हमारे पास जो सबसे पहला MCQ है वो है द सेल वॉल ऑफ फंजाई, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, आपको जो है वो कुछ ऑप्शंस नीचे दिए जाएंगे जिनमें से आपने ये बताने कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कि फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है सेलुलोज, बी ऑप्शन है हमारे पास काइटिन, सी ऑप्शन है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकिन, और डी ऑप्शन है हमारे पास लिग्निन। स्टूडेंट्स आपने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको अपने जहन में जो है वो आप लाएं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो कि फंगस की सेल वॉल को बनाते हैं, और आपने जो है वो क्या करना है कि इन MCQs को साथ साथ जो है वो नोट करते जाए अपने रजिस्टर पे, और आपने करेक्ट आंसर को जो है वो क्या करना है, एनसर्कल करना है। तो यहाँ पर अगर हम सेलुलोज की बात करें, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बात करें या लिग्निन की बात करें, तो इनमें से कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता, और हमने ये पढ़ा है कि फंगस की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है काइटिन। तो हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि क्या है, काइटिन। हमारे पास जो दूसरा MCQ है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिसमें आपने ये बताने कि कौन सा केमिकल कंपाउंड सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है काइटिन, बी ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोज, सी ऑप्शन है हमारे पास लिग्निन, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स अगर हम इनके ऑप्शंस पे गौर करें तो हम ये देखते हैं कि ए ऑप्शन में काइटिन दिया गया है जो कि फंगस की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में यूज होता है, बी ऑप्शन में सेलुलोज दिया गया है जो कि प्राइमरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में यूज होता है, लिग्निन जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये जो है वो क्या करता है, इस सेकेंडरी सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लिग्निन जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम अपने थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। थर्ड MCQ आपके पास जो है वो है विच इज नॉट प्रेजेंट इन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन।
आपने ये बताना है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है ये नहीं पाया जाता सेल मेम्ब्रेन में, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो केमिकल कंपाउंड्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि ए ऑप्शन में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, बी ऑप्शन में हमारे पास है प्रोटीन्स, सी ऑप्शन में हमारे पास लिपिड्स, और डी ऑप्शन में हमारे पास है डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपने ये बताने कि ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। तो अगर हम ये देखें कि लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड बाइलेयर जो है वो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर पार्ट है वो लिपिड बाइलेयर है। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन का, तो वहाँ पर आपने डीएनए के बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था कि डीएनए जो है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डीएनए है, क्योंकि डीएनए सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 4th MCQ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स are composed of डैश प्रोटीन। आपने जो है वो बताने कि कौन सी प्रोटीन से जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको पता है कि हमने साइटोस्केलेटन में पढ़ी थी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ केराटिन प्रोटीन, बी ऑप्शन है हमारे पास एक्टिन प्रोटीन, सी ऑप्शन है हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जब हमने पढ़े थे साइटोस्केलेटन में कि ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये ट्यूब लाइक होते हैं। साइटोस्केलेटन का टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए ऑप्शन जो कि केराटिन प्रोटीन है, बी ऑप्शन जो कि एक्टिन प्रोटीन है, या डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कौन से प्रोटीन से बनी होती है? ये बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इसके बाद हमारे पास जो हमारा 5th MCQ है उसकी तरफ हम चलते हैं, और उसमें आपसे जो है वो एक और ऑर्गेनेल के बारे में जो है पूछा जा रहा है। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? आपने ये बताना है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो इन्वॉल्व होता है? स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात जो है वो अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आप लोगों के यकीनन जहन में भी आ गया होगा कि कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस। क्या गोल्जी अपरेटस जो है वो प्रोटीन बनाता है? बी ऑप्शन है हमारे पास राइबोसोम्स। क्या राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं? सी ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा? और डी ऑप्शन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग न्यूक्लियस को देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें या गोल्जी अपरेटस को देखें, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। यानी गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके बिल्कुल डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने बी ऑप्शन को देखें यानी कि राइबोसोम्स को देखें, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। और हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन यानी कि राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग जो है वो अपने
सिक्स्थ एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको रीजन बता दूंगी। सबसे पहले हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ए ऑप्शन में हमारे पास है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन में है हमारे पास गोल्जी अपरेटस जिसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, सी ऑप्शन में है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर सिंगुलर की बात करें तो हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, डी ऑप्शन में है हमारे पास राइबोसोम्स। तो आप लोगों ने जो है ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, एटीपी जनरेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि ये सेल का पावर हाउस है। यानी ये एक ऐसा सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि इन्वॉल्व होता है एनर्जी जनरेशन में, यानी एनर्जी प्रोड्यूस कराने में, जिसलिए हम कहते हैं कि ये पावर हाउस है सेल का। बाकी न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस जिसको हम कहते हैं, राइबोसोम्स, ये सब के सब ऑर्गेनेल्स जो है वो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनमें से कोई भी जो ऑर्गेनेल है वो पावर हाउस सेल का नहीं कहला सकता क्योंकि ये एनर्जी जनरेशन में हेल्प नहीं करते। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 7th एमसीक्यू है, और 7th एमसीक्यू में मैं आपसे क्या पूछने जा रही हूँ, ये एमसीक्यू भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वही एमसीक्यूज हैं जो कि आपके किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन के बारे में जो है बात हो रही है। क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस दी जाएंगे जिनमें से मैं आपसे पूछूंगी कि क्या फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए ऑप्शन में जो है वो है स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, बी ऑप्शन है सीलिया, यानी सीलिया की ये फॉर्मेशन करता है, सी ऑप्शन है हमारे पास फ्लैजिला के ये स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है, और डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स को एक दफ़ा रिकॉल करें और आप अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी साइटोस्केलेटन का टॉपिक एक दफ़ा रिवाइज करें तो आप लोगों को वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो रिवाइज करने का मौका मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये तीनों के तीनों फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ये सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व है, ये स्पिंडल फाइबर के स्ट्रक्चर को बनाने में भी इन्वॉल्व है। इस वजह से ए बी सी ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इनमें से हम जो है वो ए बी या सी एक कोई ऑप्शन जो है वो हम लोग नहीं पिक कर सकते क्योंकि ये तीनों ठीक है। तो हमारे पास डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है ये किसके फंक्शंस है, ये फंक्शंस है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए, यानी इनमें से आपने जो नीचे आपको ऑप्शंस दी जाएंगी उनमें से आपने ये देखना है कि कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जिसका कि अपना डीएनए होता है। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है
गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन बी है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है हमारे पास लाइजोसोम्स, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे और हमने गोल्जी अपरेटस स्टडी किया था, लाइसोसोम स्टडी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी किया था, जो कि आपके पास ये 3 ऑप्शंस दी गई हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रही हूँ। तो इनमें से आपने जो है वो कहाँ पर ये पढ़ा था कि इस ऑर्गेनेल में जो है वो अपना डीएनए पाया जाता है? तो हमने जो ये पढ़ा था, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक फीचर मौजूद होता है कि इसके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है। जिस तरह के न्यूक्लियस है उसमें अपना डीएनए मौजूद होता है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए मौजूद होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो इसके बाद हम 9th एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हमारे पास 9th एमसीक्यू है, कैमिलो गोल्जी was awarded Nobel Prize in आपको जो है वो क्या दिया जाएगा, आपको ईयर्स दिए जाएंगे और आपने ये बताने कि कैमिलो गोल्जी को कब नोबेल प्राइज जो है वो उससे नवाजा गया था। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है उसके अंदर है 1905, बी ऑप्शन है हमारे पास 1906, सी ऑप्शन है हमारे पास 1907 और डी ऑप्शन है हमारे पास 1908। तो स्टूडेंट्स, हमने ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमने पढ़ी थी एक साइड बॉक्स में, और वहाँ पर जो है वो आपको बताया गया था कि कैमिलो गोल्जी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1906। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, यानी कि 1906 में कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यू है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 10th एमसीक्यू है वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी रिलेटेड है ऑर्गेनेल से। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, आपने यहाँ पर जो है वो साइंटिस्ट का नेम बताना है कि किसने लाइसोसोम को जो है वो डिस्कवर किया था सेल में। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम्स हैं, जैसे हम देखते हैं कैमिलो गोल्जी ए ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी जो है वो साइंटिस्ट नहीं है जिसने कि लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैमिलो गोल्जी की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने गोल्जी अपरेटस के बारे में आपको बताया था, गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या किया था, कॉर्क को स्टडी किया, एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, और रॉबर्ट हुक ने जो है फिर बताया कि कुछ कंपार्टमेंट्स उसको नजर आए जिसको उसने सेलुली का नाम दिया था, और बाद में जो है वो हमें पता चला कि ये सेल्स हैं। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल में। तो इनमें से कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिसने कि लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया हो, क्योंकि हमें पता है कि लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन रीने डिड्यूफ। तो यहाँ पर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। तो हम ऑप्शन नंबर डी को जो है वो क्या कर देंगे, एनसर्कल कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखे एमसीक्यूज और साथ ही साथ जो है वो हमने जो है वो एक डायग्राम देखी जो कि बैक्टीरियल सेल की थी, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की थी, और मैंने आपको जो है वो उस डायग्राम को डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन भी किया। ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है,
प्रोकैरियोटिक सेल की यानी कि एक बैक्टीरियल सेल की ये डायग्राम जो है वो आपकी बुक में भी गिवन है। आपने इस डायग्राम की प्रेपरेशन करनी है। और आज की जो एक्टिविटी है आपके लिए वो क्या है, आपके लिए आज की एक्टिविटी ये है कि आपसे जो मैंने एमसीक्यूज पूछे और जो डायग्राम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है प्रोकैरियोटिक सेल की, आपने इन दोनों की रिटन प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है पेन से और आपने एमसीक्यूज पहले जो है वो ये सेल ऑर्गेनेल्स के टॉपिक्स जितने भी हैं आपने इनको प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है और फिर आपने इन एमसीक्यूज के आंसर्स को एनसर्कल करना है। और फिर इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने % आपकी प्रिपरेशन होगी सेल ऑर्गेनेल्स की। ये वो एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं। जब आप पास पेपर्स उठाएंगे तो ये एमसीक्यूज आप लोगों को यकीनन नज़र आएंगे, तो आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखी प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम और साथ ही साथ हमने एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट किए जो कि सेल ऑर्गेनेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक्टिविटी है कि आपने सेल ऑर्गेनेल्स के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है और फिर आपने इन एमसीक्यूज की रिटन प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपने बैक्टीरियल सेल की डायग्राम यानी प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम ड्रॉ भी करनी है पेन से। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।